सो वेलकम बैक। क्या हाल है दोस्तों? तो दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हमने करना था जो हमारा है ये हमारे कोर्स के रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी लॉ सीएस फाउंडेशन का। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये है कि इसके ना काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, 150 एमसीक्यूज़ तो हैं। एंड दूसरी बात कि ये जो है अपना जो कंपनी लॉ है हमारा, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट में ऐसे दिया हुआ है कि डायरेक्ट दिया है, मतलब कुछ समझाने वाला नहीं है कि इसके लिए कौन सा फॉर्म होगा, INC 7 INC 2। तो वो हम एक्चुअली डायरेक्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद एक सेकेंड। तो एक्चुअली ना सीन ऐसे है कि जो टेक्स्टमैन है हमारी, तो उसमें ऐसे काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट दिया है। तो एक्चुअली मेरे को भी क्या कहते हैं कंफर्म करने को मिला नहीं। देखो एक एक्सटेंसिव नॉलेज दी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं हमारे थोड़ा सा है भी नहीं है, मेरे को पता नहीं एक्चुअली। तो बस ये है कि आप अगर करना ना, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ इसमें कौन सा फॉर्म लगता है INC 7 या ऐसे वगैरह, तो एक बार चेक करके करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट भी आ गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से करना। बस एक बार मतलब ये है कि एक बार खुद चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013, वो आज के टाइम पे कहाँ पे एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे। ठीक है, एक सेकंड सेट कर लूँ मैं। वो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे, ए वाले पे। कंपनी में भी कंपनी क्या हो सकती है? इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, अनइनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैंने ए टिक किया था लेकिन आंसर डी दिया है। उसके बाद हमने कहाँ पे देखा था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है? तो सैलमन वर्सेस सैलमन केस में। ऊपर आगे फोर्थ हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? लिमिटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, लिमिटेड सक्सेशन। तो सिर्फ सेकंड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है, लिमिटेड नहीं परपेचुअल सक्सेशन होता है, और प्रॉफिट्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए डी। आगे आता है फिफ्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। इसमें क्या होता है? फर्स्ट उन्होंने दिया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपनीज जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, थर्ड कंपल्सरी कॉमन सील, फोर्थ मतलब इनमें से देखना है कि क्या। तो इसमें से नन ऑफ द अबव, इसमें से नन ऑफ द अबव, क्योंकि ना ही ट्रांसफरेबिलिटी होती है प्रॉफिट्स की। जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है शेयर होल्डर्स की। ठीक है, वो कंपनी की है, ऊपर से कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है कॉमन सील। आगे आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। फिर से कैपेसिटी टू स्यू एंड कैन बी स्यूड, यस इट इज़ राइट। लिमिटेड लायबिलिटी, ऑप्शनल कॉमन सील, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। नॉमिनल वैल्यू, ना ही मार्केट वैल्यू, ना ही एक्सचेंज वैल्यू, ना ही वैल्यू एज डिसाइडेड बाय सेबी। नॉमिनल वैल्यू, तो इंपॉर्टेंट था काफ़ी ये, इंपॉर्टेंट। आगे आता है कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, आसान था। In case of a company limited by guarantee, the members are liable only to the extent of the amount of guarantee given by them and not beyond, on only when the company goes into liquidation. आगे आया परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। तो एक सेकंड, इसका आएगा सी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गोज ऑन फॉर एवर। फिर आता है स्टेटमेंट ए, अ कंपनी डाइज विद द डेथ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। A company dies with the death of its shareholders, और second आता है in the case of a private company every member owing fully paid up share can freely transfer shares held by them। तो जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, कि कंपनी शेयर होल्डर के साथ मर जाती है, ये भी नहीं। और प्राइवेट कंपनी के केस में क्या कहते हैं? शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक सेकंड, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी है जी, पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। स्टेटमेंट एक्स क्या कहती है 14th में? एज अ कॉर्पोरेट पर्सन द कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन। गलत। मेंबर्स कैन क्लेम ओनरशिप ऑफ एनी आइटम ऑफ द कंपनी एसेट। तो ये भी दोनों की दोनों गलत है। ठीक है, फिर आता है हमारा 15th पे, ऑन इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स लीगल आइडेंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील विच इज ऑप्शनल। कॉमन सील ऑफ अ कंपनी एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। और फिर 17 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। सबसे पहले आती है पी, अ कंपनी बीइंग अ कॉर्पोरेट कैन स्यू बट कैन नॉट बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। गलत। ठीक है, आगे क्यू आती है, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी। ये भी गलत।
वो एजेंट्स नहीं होते। एजेंट्स होते हैं कि एजेंट्स का मतलब होता है कि वो लायबल होंगे कंपनी के एक्ट्स के लिए, नहीं वो लायबल नहीं होते। मेंबर्स ऑफ आर होता है, आर कहता है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ये भी गलत। फिर आता है एस ए पार्टनर्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज लिमिटेड वेयर एज डेट ऑफ अ शेयर होल्डर में बी अनलिमिटेड आइदर बाय शेयर और गारंटी, ये भी गलत। तो सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। कौन सा डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है? कंपनी डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 200 मेंबर एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज। फिर आता है ना पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी नॉट लेस देन 7 पर्सन डैश हैव एन होमोजीनियस पर्सन। HUF में होमोजीनियस मेंबर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। और कंपनी का जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 20। फिर कंपनी के जो लीगली अकाउंट ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी के हेट्रोजीनियस मेंबर्स होते हैं, जबकि HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के होमोजीनियस होते हैं। कंपनी क्या कहते हैं? कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। और क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। उसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं होता? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर कंपनी लॉ बिफोर कंपनीज एक्ट 2020, ये तो होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव, ये नहीं होता इंक्लूड। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। तो बी और सी आंसर होगा इसका। आगे आता है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कम विद इन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती, ऊपर ही पढ़ा हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन की क्या एडवांटेज है? लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड पर्सनैलिटी, लिमिटेड सक्सेशन, ये कोई बात नहीं हुई। तो सेकंड बट नॉट फर्स्ट एंड थर्ड। तो 30 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो रिस्ट्रिक्शन, ये तो डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी डिसएडवांटेज है। कैपेसिटी नॉट टू सू, ये भी डिसएडवांटेज, मतलब ये है ही नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है चीज़ें। ये सेपरेट प्रॉपर्टी, ये हमारी एडवांटेज है। इसमें इनमें से अब क्या एडवांटेज है? कैपेसिटी टू सू, ये एडवांटेज है। ग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये एडवांटेज है। डिटेल्ड वाइंडिंग अप, ये नहीं है। तो A C ओनली, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ अ कंपनी। डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर, यस। ग्रेट टैक्स बर्डन, यस। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। ये सारी की सारी डिसएडवांटेज है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। 33 वेयर अ फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज इज मेड ऑफ द लीगल आइडेंटिटी द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। उस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? piercing through corporate wheel. If 34th, if company does not follow the principle of separate legal identity, lifting of corporate wheel can be done। मतलब अगर कोई भी वो ऊपर वाला फ्रॉडुलेंट काम करती है तो क्या करेगी कोर्ट? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेगी। द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड वेयर द कॉर्पोरेशन इज रियली एन एजेंसी और ट्रस्ट फॉर समवन एल्स एंड द कॉर्पोरेट फैक्ट इज यूज टू कवर दैट एजेंसी और ट्रस्ट, ठीक है। आगे आता है द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। ये क्या हुआ? खुद पे खुद दरवाजा बंद हो गया। द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू स्टेटस ऑफ द कंपनी in order to determine whether it was an enemy company where the company fails to pay taxes and duties। सारे ये तीनों कामों के लिए हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड फिर से वेर इट इज़ फाउंड एट द सोल पर्पस फॉर विच द कंपनी वाज फॉर्म टू वेट टैक्सेस, ठीक है। जहाँ पे पर्पस क्या हो हम टैक्सेस को वेट करें, जहाँ पे पर्पस क्या हो हम ना जो लेबर वेलफेयर और अदर लेजिस्लेशन को फॉलो ना करें, या जहाँ पे पर्पस क्या हो टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे सभी केसेस में क्या करते हैं? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ प्राइवेट कंपनी, ये कोई डिसाइडेड नहीं है, बस सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो हम अपने आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में लिखेंगे। 39 अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल restricts the transfer of share, limits the number of members to 200 not including past and present employees, or prohibit any invitation to the public for the subscription of any authority। तो ये तीनों है जो था नहीं हमारा restrict, prohibit और क्या कहते हैं पता नहीं ऐसी था हाँ जी कि हम क्या कहते हैं restrict the right to transfer of share, limit हाँ जी restrict, limit और prohibit, ये तीनों रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसफ़र करने को, लिमिट करते हैं हमें हमारे जो मेंबर्स हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि हम इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को। सेक्शन 2 क्लोज 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हमें हमारे KMP में कौन कौन से आते हैं? CEO आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, ठीक है, जनरल मैनेजर नहीं, होल टाइम डायरेक्टर आता है, ठीक है,
और हमारा CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, वेयर द कॉर्पोरेट व्हील हैज़ बीन यूज्ड फॉर commission of fraudulent or improper conduct, court have lifted the corporate wheel and looked at the realities of the situation in relation of which of the following case law। इसमें कौन सा केस लॉ फॉलो किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा केस लॉ फॉलो किया था, याद रखियो ये, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होम। इस केस लॉ पे मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा था कि क्या कहते हैं, कंपनी का अगर कंपनी कोई गलत काम करती है, ये केस में गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होम में, तो हम उसका कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है। व्हेन 2 or more persons hold 1 or more shares इन अ प्राइवेट कंपनी दे शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर, जब जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल काउंट किया जाता है। उसके बाद आता है 43, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी द कंपनीज एक्ट 2013 कन्फर्स सर्टेन प्रिविलेजेस, मतलब कौन कौन सी कंपनीज पे सर्टेन प्रिविलेजेस मिलती हैं, प्राइवेट पे मिलती है, OBC में 1% कंपनी में, स्मॉल कंपनीज में। फिर आता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 200, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स और प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। फॉर विच ऑफ द कंपनी द डायरेक्टर्स मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, तो ये किस में होता है, पब्लिक कंपनी में। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब पता नहीं, एक बार चेक कर लियो, जहाँ से भी पढ़ो एक बार चेक कर लियो कि क्या कह रहा है वो, कि डायरेक्टर को ना रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना होता है और अपनी कंसेंट देनी होती है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। तो ये कहाँ पे दिया गया है, मेरे को लगा था प्राइवेट, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लियो। टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, इससे ज़्यादा नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जहाँ पे फिगर्स आ जाती हैं वहाँ पे हमें रखना पड़ता है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। A company may be limited by shares, limited by guarantee. Which type of company does not have any limit on the liability of its members? मतलब क्या कहते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, तो वही अनलिमिटेड कंपनी। An association not for profit registered under the Companies Act 2013 popularly known as Section 8 कंपनी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट, पता ही है आपको कि सेक्शन 8 कंपनी का मतलब उसको टाइटल दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो उसके बाद आता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हैज़ टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सेकेंड, ये क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, एक सेकेंड, परमिट्स द रजिस्ट्रेशन अंडर द लाइसेंस ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट with limited liability without being required to use the word limited or unlimited after their names। तो ये कौन सी कंपनीज हैं, वही सेक्शन 8 कंपनीज। लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बी ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ, किस किस केसेस में वो लाइसेंस देती है, इट इज़ इंटेंडेड टू फॉर्म अ कंपनी फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, तो ये यस। द कंपनी लॉस द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, नहीं। अप्लाई इट्स प्रॉफिट और अदर इनकम इन प्रमोशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, यस। तो फर्स्ट एंड थर्ड। सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ गवर्नमेंट कंपनी एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, जिस कंपनी में 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो कौन सी कंपनी होगी, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी होगी। ऑडिटर कौन होता है गवर्नमेंट कंपनी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अ डैश इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया अंडर द लॉ ऑफ दैट अदर कंट्री एंड एस्टेब्लिश अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया, तो वो कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी। एक सेकेंड, हाँ जी। 59th, every foreign company which establishes a place of business in India must within dash days of establishment of such place of business file with the registrar of companies at New Delhi and also with the registrar of companies of the state in which such place of business is situated। मतलब कितने टाइम के अंदर उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, 30 days, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज पर सेक्शन ओपीसी का कौन सा सेक्शन है, 2 क्लॉज 62, ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर इफ, मतलब इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो सब्सिडरी कंपनी बन जाए दूसरी कंपनी की। डैट अदर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। क्या कहते हैं, दैट अदर होल्ड्स मोर देन हाफ यानी कि मोर देन 50%, 51% नहीं, मोर देन 50%, वो 50.1% भी हो सकता है, ठीक है। द फर्स्ट मेंशन्ड कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी विच इज that other the first mentioned company is a subsidiary of any company
इज दैट अदर सब्सिडरी। फिर फोर्थ आता है द फर्स्ट मैंशन कंपनी एसोसिएट ऑफ अनदर कंपनी। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही होंगे, ठीक है। आगे 62 कंपनी शुड बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। ROC is authority which register companies, carries the audit and appoint auditor in the company, receives documents and forms from companies, order companies to hold meetings if requisition is received from the members of the company, or maintain records of the companies and maintain this record available for public inspection। तो इसमें कौन से हो गए? फिफ्थ होगा, ठीक है। एक फर्स्ट होगा और एक थर्ड होगा। ये रिसीव करता है डॉक्यूमेंट, मेंटेन करता है रिकॉर्ड, और फर्स्ट वाला। बाकी ऑडिट वो नहीं करवाता, मीटिंग्स होल्ड वो नहीं करता। हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ बिजनेस, कौन किसको आइडिया आता है बिजनेस मतलब कंपनी बनाने का? प्रमोटर को। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी विद रेफरेंस टू अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड टू सेट इट गोइंग। सेकंड, हु टेक्स द नेसेसरी स्टेप टू इनकॉर्पोरेट कंपनी। थर्ड, हु परफॉर्म द प्रीलिमिनरी ड्यूटीज एंड डेवलप द आइडिया एंड इंड्यूसेस अदर्स टू जॉइन। तो तीनों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्रमोटर? Which of the following can be a promoter? Individual, syndicate, association, company, partnership, firm. Which of the following can be a promoter? Individual, syndicate, association, company, partnership, firm. इनमें से कौन प्रमोटर हो सकता है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये प्रमोटर हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ प्रमोटर। मतलब जैसा इसने आंसर दिया है उस हिसाब से, मतलब मैंने खुद ये चीज़ें कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक करवाना वो फ़र्ज़ है, ठीक है। मतलब ना मैंने कहीं देखी ऐसी चीज़ें, तो वही ना एक बार क्रॉस चेक कर लियो बस। फिर 67 आता है कि फंक्शन ऑफ प्रमोटर क्या है? टू डिसाइड द एक सेकंड, ये क्या होगा? अच्छा, प्रमोटर के फंक्शन क्या है? टू डिसाइड द कंपनीज नेम, टू सेटल द डिटेल्स ऑफ कंपनीज MOA एंड AOA, फिर टू प्रिंट द MOA एंड AOA। तो तीनों। प्रमोटर ऑफ अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एजेंट और एज अ ट्रस्टी। तो नाइदर A एंड B, ना वो एजेंट होता है ना वो ट्रस्टी होता है। प्रमोटर कैन मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, फॉल्स। हु स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशन टू द कंपनी? प्रमोटर स्टैंड्स इन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रमोटर कैन मेक अ प्रॉफिट इफ ही मेक फुल डिस्क्लोजर। मतलब वो ऐसा नहीं कुछ थोड़ा सा छुपा ले या ऐसे पूरा छुपा ले, ऐसे नहीं, उसको सारा डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी टू अडॉप्ट अ सूटेबल नेम। पहला स्टेप वही है कि हमें एक सूटेबल नेम अडॉप्ट करना है। इफ अ कंपनी इज आइडेंटिफाइड बाय द नेम विद इन विच इट रजिस्टर्ड एंड सच नेम ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन MOA। फिर आता है कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच इज अनडिजायरेबल, विच इज आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एक्सिस्टिंग कंपनी, और विच इज आइडेंटिकल टू और टू नियरली रिजेम्बलेंस द नेम ऑफ एन एक्सिस्टिंग कंपनी। ये तीनों है, ठीक है। फिर आता है फॉर ascertaining as to whether the proposed name is available for adoption, the promoters are required to make an application to the registrar of companies। फिर आता है एज पर रूल 9 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम एप्लीकेशन शैल बी मेड इन INC 1, ठीक है। ये मैं फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ कि ये कंफर्म करते चाहिए कि कोई अमेंडमेंट के कारण ये चेंज तो नहीं हो गए, ठीक है। तो पहले 75 था फॉर ascertaining as to whether the proposed name is available for adoption, क्या वो नेम अवेलेबल है? द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए जो एप्लीकेशन वो करनी पड़ती है वो कौन से फॉर्म नंबर पे होती है? INC 1 में। फिर फॉर ascertaining as to whether the proposed name is available for adoption, the promoters are required to make an application to ROC in form number INC 1 along with fee as provided in, वो किस में प्रोवाइड होगी? रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स, इनकॉर्पोरेशन एंड फीस रूल्स, फीस एंड पेनल्टीज, और वो 2013 या 14। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेटेड OPC एज पर कंपनीज एक्ट 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेटेड OPC एज पर, मतलब कौन से एलिजिबल नहीं है? इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, ये तो एलिजिबल है। पर्सन हु हैज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड वन OPC इन इंडिया, ये एलिजिबल नहीं है। एक सेकेंड, ये एलिजिबल नहीं है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, वो भी एलिजिबल नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इंडियन सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, वो भी एलिजिबल नहीं है। वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। इन रिलेशन टू OPC रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड, मतलब कितने टाइम के लिए स्टे किया हो उसने रेजिडेंट के लिए 182 डेज। मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम में कौन से क्लोसेज होते हैं? 6 क्लोसेज होते हैं, ठीक है।
फर्स्ट क्लोज उसका कौन सा होता है? फर्स्ट क्लोज होता है सिचुएशन क्लोज। फर्स्ट क्लोज होता है सिचुएशन क्लोज, फर्स्ट सिचुएशन क्लोज। उसके बाद एक सेकंड, सॉरी गलत पढ़ हो गया। फर्स्ट कौन सा है? एक ये ना मेरे को भी याद करने में दिक्कत होती है, चलो इकट्ठे याद करते हैं यार, ठीक है। जो फर्स्ट क्लोज है हमारा आर, फर्स्ट क्लोज कौन सा होता है? नेम क्लोज। फर्स्ट क्लोज होता है नेम क्लोज, फर्स्ट क्लोज नेम क्लोज। और सेकंड क्लोज कौन सा होता है? सिचुएशन क्लोज। सेकंड होता है सिचुएशन, फर्स्ट नेम, सेकंड सिचुएशन, थर्ड हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्लोज। थर्ड हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्लोज। फोर्थ होता है हमारा लाइबिलिटी क्लोज। फोर्थ हमारा लाइबिलिटी क्लोज। उसके बाद एक सेकंड, हाँ जी, तो पहला क्लोज होता है हमारा नेम क्लोज, सेकंड क्लोज होता है हमारा सिचुएशन क्लोज, थर्ड क्लोज होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ क्लोज होता है हमारा लाइबिलिटी क्लोज, फिफ्थ होता है कैपिटल क्लोज, सिक्स्थ होता है सब्सक्रिप्शन क्लोज, ठीक है। नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, ठीक है। नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज। नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थे। सेकंड क्लोज में कौन सा होता है? ठीक है, एक सेकंड। द सेकंड क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम इज, एक सेकंड, यहाँ गलत नहीं दिया फिर क्या? सेकंड हमारा सिचुएशन क्लोज होता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस, वही चेक कर लिया यार, पता नहीं क्या कर रखा है। आगे फोर्थ क्लोज तो हमारा लाइबिलिटी क्लोज, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ क्लोज वो कैपिटल क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम शैल मेंशन, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ऑफ द शैल मेंशन इन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। Registered office clause of the memorandum shall be mentioned the state in which registered office of the company is to be situated. फिर आता है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग केयरफुली द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको क्या कहते हैं? वेटिंग। उसको क्या कहते हैं? वेटिंग। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पता नहीं, मैंने ट्रू किया था, यहाँ पे फॉल्स है, इसको भी चेक कर लियो, ठीक है। इसको भी चेक कर लियो, इसको भी चेक कर लियो। The articles constitute a contract between the company and its members and members inter se. Model articles of association, that is table F contained in the first schedule of the Companies Act 2013 can be adopted by OPC, public companies, private companies। तो इनमें दिया है सिर्फ public company, ठीक है। Model articles of association and that is table F contained in first schedule of the Companies Act 2013 can be adopted by ये public company। आगे थोड़े से क्रेजी से हो रहे हैं एमसीक्यू, जैसे प्राइवेट कंपनीज नीड टू नोट टू रजिस्टर्ड इट्स ओन आर्टिकल, फॉल्स। फिर आता है प्रोविजन कंटेन्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद, जो प्रोविजन हैं एओए के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, वो किसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए? कंपनीज एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए, मेमोरेंडम के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए। तो 1 2 3 मतलब तीनों। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी दैट कंटेन ए लिमिटेड बाय शेयर्स, ये एज इट इज़ मतलब लिखते रहियो, ये मतलब ये ज़्यादा कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रटना ही पड़ेगा। जैसे टेबल एफ में क्या होगा, क्या कहते हैं? एओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल ए में क्या होगा? एमओए लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल सी में क्या होगा? एमओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी में क्या होगा? एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। $95 ये कैसे हो सकता है? दो टिक किए हैं। एक सेकंड रुको, 95 चेक करूँ। चलो 95 बाद में देखते हैं, ठीक है। 96 में कैसे? टेबल ई, वो क्या होता है? टेबल ई क्या कहता है? एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स मस्ट हैव डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स और नंबर्ड कंस्टिट्यूएंटली, तो बोथ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स और नंबर्ड consecutively।
In case of companies having share capital, the subscriber to the memorandum should take at least one share each. Table 1 of Schedule 1 to the Companies Act 2013 contains the format of article of association of an unlimited company having a share capital. Table J, article of association of an unlimited company not having share capital. ये कितना मतलब इतना डीप में पूछते हैं यार, मैंने टेक्समेंट में देखा ये चीज़, सुचित्रा में भी इतना वो सर कपाने वाली चीज़ नहीं थी, सिर्फ यही इसी में देखी है मैंने, इसी बुक में। बाकी यार एक ना पेज लेके ये सारे ऐसे लिख लियो कि टेबल आई टेबल ए ये क्या क्या कहता है, मतलब एक बस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं पूछे ना पूछे फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू ओपीसी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013? Which of the following statement are correct in relation to OPC as per the Companies Act 2013? Member can become member or nominee of the OPC. Member can hold share with beneficial interest in OPC. Natural person who is Indian citizen and resident in India can only incorporate ये. OPC can carry out non-banking financial institution activities और OPC can convert voluntary ये थर्ड और फिफ्थ ठीक है। उसके बाद हु विल ग्रांट लाइसेंस अंडर सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू नॉन प्रॉफिट और मेकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड कैन पे 10% ऑफ देयर सरप्लस एज डिविडेंड ऑन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अ फर्म में बी डिटरमाइंड ऑफ द पहले पढ़ लें सारे। अ फर्म में बी मेंबर ऑफ द नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। Non-profit making companies registered cannot convert itself into the company of any other kind. Non-profit making companies has in its object the promotion of commerce, art, ये तो इसमें कौन सा दिया है? सेकंड और फोर्थ, ये करेक्ट है। आगे आते हैं 104 पे। स्मॉल कंपनीज एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause 85 of the Companies Act 2013, which of the following companies? Private companies of which paid up share capital does not exceed 50 lakh, उसको हम कहेंगे small companies. Private companies of which paid up share capital does not exceed 50 lakh. Which of the following conditions are required to be fulfilled by private company in order to treat it as a small company under section 2 clause 85 of the Companies Act 2013? Paid up share capital एक सेकंड, ये कौन सी है? Paid up share capital does not exceed 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 200 crore. ये यार अमेंडमेंट के साथ चेंज होता है तो ये देख लियो, ठीक है। इसकी बोरिंग कितनी चाहिए? एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 50 करोड़। टर्नओवर एज एट इट्स लार्ज प्रॉफिट और लॉस अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ और सच हायर एज अमाउंट मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 crore. Paid up share capital does not exceed 25 lakhs or such a higher amount as may be prescribed which shall not be more than 25 crore. तो फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। Which of the following section of the government section कौन सा है? Section 2 clause 45. As per section 2 clause 69 of the Companies Act 2013, which of the following person can be treated as a promoter? Promoter कौन किसको मतलब ट्रीट किया जाता है? Who has been named as such in a prospectus as or is identified by the company in the annual return referred to in section 92, और क्या कहते हैं who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise, in accordance with whose advice, directions or instruction the board of director of the company is accustomed to act. Person who is acted in a professional capacity. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ का इतना वो नहीं बना। If the registrar is satisfied that all requirements have been complied with, he will register the company and issue the certificate of incorporation. A company registered under Section 8 of the Companies Act 2030 may convert itself into company of any other kind only after complying with the prescribed condition. Yes, वो अपने आप को convert करवा सकती है. As regard ratification of promoter contracts, the view taken in dash was that the company could not ratify contract made by the promoter before its incorporation. ये वाला जो केस लो है कैलनर वर्सेस बैक्स्टर, इसमें कहा गया था कि जो प्रमोटर के कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए वो लायबल होगा, ठीक है। उसको वो रेटिफाई नहीं कर सकता कि कंपनी बनने के बाद वो रेटिफाई नहीं कर सकता। फिर आता है द कोरोलरी which the law deduces from this rule of the fiduciary relationship is that a promoter may not make dash
any profit at the expense of the company he promotes without the knowledge and consent of the company, and that if he does make a secret profit in disregard of this rule, the company can compel him to account for it and surrender the secret profit either directly or indirectly. ठीक है. A promoter is not an agent of the company, is not a trustee of the company, occupies a fiduciary position. Yes. D. According to section 4 clause 2 of the Companies Act 2013, the name stated in the memorandum shall not be identical or with resemblance too nearly to the name of an existing company registered under the act or any previous company law. The general function of the articles have been aptly summed by the Lord Keynes LC in Ashbury Railway Carriage and Iron Limited versus Reach. पढ़ा नहीं पर कर लो, बुक में दिया है. फॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013. रूल 12 जो हमारा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में स्टेट किया है, डेट एन एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन शैल बी फाइल्ड विद आरओसी इन डैश इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी और इन डैश. तो जो हमारा सेकंड लास्ट है क्या, रूल 14 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्टेट्स एट द पर्पस ऑफ द क्लॉज बी a subsection 1 of section 7 the declaration by an advocate, a chartered accountant, cost accountant or company secretary in practice shall be in form number INC 9. ठीक है, यहाँ पे हमारी डिक्लेरेशन होगी INC 9 में. रूल 15 ऑफ कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्टेटेड फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 द एफिडेविट शैल बी सबमिटेड बाय ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड ईच ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर नेम्ड इन द आर्टिकल्स. ये भी फॉर्म नंबर INC 7 में. एज पर रूल 25(1) ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फाइल्ड इन INC 22. ठीक है, ये मैंने इसलिए कहा चेक करने को यार अमेंडमेंट के साथ शायद चेंज ना हो गए हो. ठीक है, एक बार चेक कर लियो. बाकी सारा आपका क्या कहते हैं टैक्स मैन में से आपका जो कंपनीज एक्ट है वो सारा गया. कुछ MCQ होंगे जो ट्रिकी होंगे या कुछ समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी देखो टैक्स मैन जो मतलब बड़ी वैसे रिनोन सी जानी जाती है उसमें से आपका कंपनी लॉ का एक चैप्टर खत्म हो गया. ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस.